नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों के लिए सौगात 5 करोड़ की धनराशि की आवंटित। निर्माण कार्यों की देखरेख के लिए जनप्रतिनिधियों की बनाई टीम। देहरादून में पार्षद स्वच्छता समिति में सामने आया घोटाला। पार्षद समितियों की सूची में आधे नाम मिले गायब। वेतन के नाम पर करोड़ों के फर्जीवाड़े की आशंका। नमो ऐप पर बनाए जा रहे हैं विकसित भारत एम्बेसडर। उत्तराखंड में अब तक बन चुके हैं 2,43,180 एम्बेसडर। बीजेपी का हर कार्यकर्ता बन रहा है 10 एम्बेसडर। देहरादून में यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए लागू होगी नई व्यवस्था। 2 किलोमीटर क्षेत्र में बिना जीपीएस वाले सार्वजनिक यात्री वाहनों का संचालन होगा प्रतिबंधित। खटीमा में उत्तरायणी कौतिक मेले का हुआ आगाज। सांस्कृतिक रंग यात्रा से हुआ मेले का शुभारंभ। देवी देवताओं की मनमोहक झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। विधानसभा क्षेत्र चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम पंचायतों और नगर पालिका क्षेत्रों में विधायक निधि से विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ की धनराशि आवंटित की है, जिससे क्षेत्र में संपर्क मार्ग, मंदिरों का सौंदर्यीकरण, पुलियाओं का निर्माण, बार भवन निर्माण, विद्यालयों की मरम्मत जैसे कई निर्माण कार्य किया जाना है। मुख्यमंत्री की विशेष पहल से कैंप कार्यालय टनकपुर और चंपावत में विकास कार्यों के प्रस्तावों और जनप्रतिनिधियों और जनता से प्राप्त प्रस्तावों और सुझावों पर विधायक निधि से कार्य किए जा रहे हैं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता के अनुरूप कार्यों को करने के लिए क्षेत्र के वरिष्ठ जनों और जनप्रतिनिधियों की टीम बनाई गई है, जो समय समय पर कार्यों की देखरेख करेंगे। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा वर्ष 2023-24 की विधायक निधि जारी कर दी गई है। ये विधायक निधि जो हमारे दोनों कैंप ऑफिस हैं, कैंप ऑफिस टनकपुर व कैंप ऑफिस चंपावत, इसमें क्षेत्र के जनता द्वारा जो प्रस्ताव आए थे एवं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए थे, वह क्षेत्र भ्रमण के दौरान जो समस्याएं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आई थी, उनको देखते हुए ये विधायक निधि जारी की गई है। और इससे पूर्व 2022-23 की 3 करोड़ 75 लाख की जो विधायक निधि थी, जो कि हमारी सभी 113 ग्राम सभाओं व हमारे स्थानीय जो नगर निकाय हैं उनमें बैठक के माध्यम से हमने ये प्रस्ताव प्राप्त किए थे, उसका भी लगभग उपयोग हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे प्रथम विधायक हैं जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की संपूर्ण 5 करोड़ की विधायक निधि जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर पर्वतारोही स्वर्गीय सविता कंसवाल के पिता राधेश्याम कंसवाल से सपरिवार भेंट की। आपको बता दें कि सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड समर्पण की भूमि है और इस धरा ने सदैव हमें प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व दिए हैं। सविता कंसवाल और उनका पूरा परिवार भी इस गौरवमयी यात्रा के अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि उत्तराखंड की बेटी को साहस दृढ़ संकल्प के लिए राष्ट्रीय गौरव स्वरूप राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सविता कंसवाल प्रदेश के युवाओं के लिए सदैव प्रेरणा पुंज के रूप में बनी रहेंगी।
भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने नमो ऐप के बारे में बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक बड़ा अभियान चला रही है, जिसमें नमो ऐप पर विकसित भारत एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता 10 एम्बेसडर बनाने का काम कर रहा है और अब तक पूरे प्रदेश में 2,43,180 विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा चुके हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इन सभी ब्रांड एम्बेसडर से सुझाव लिए जा रहे हैं। नमो ऐप पर विकसित भारत एम्बेसडर जो हम बना रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि 140 करोड़ की आबादी में हर व्यक्ति का योगदान होना चाहिए विकसित भारत के भाव को लेकर। सरकार की योजनाओं के आधार पर आज जिस स्थिति में भारत का जो पक्ष है, जो देश है हमारा जिस स्थान पर पहुंचा है, उसके ये कार्यक्रम है। और क्या हो सकते हैं, उसके लिए सबसे सुझाव मांगे जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं उत्तराखंड के अंदर में 2 लाख से अधिक हमने ये एम्बेसडर बना दिए हैं। आगामी दिनों में मैं आप सब चैनलों के माध्यम से भी उत्तराखंड के जनमानस से आग्रह करूंगा कि नमो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप भी अपने सुझाव इसमें दें। विकसित भारत अभियान, विकसित भारत की सफलता के लिए हर नागरिक के सुझावों की आवश्यकता है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में उत्तरायणी कौतिक मेला स्थल कृषि फार्म से न्याय के देवता गोलचू की अगुवाई में भव्य सांस्कृतिक रंग यात्रा का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने हरी झंडी दिखाकर किया। रंग यात्रा में विभिन्न देवी देवताओं की मनमोहक झांकियां और आकर्षक दरबार सजाया गया। यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई मेला स्थल पर पहुंची, जहां पर यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान जय श्री राम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। शोभा यात्रा के साथ ही उत्तरायणी कौतिक का आयोजन शुरू करते हैं, जिसमें नगर भ्रमण के बाद में हमारी जो भी सांस्कृतिक समितियां हैं, जो दल हैं, स्थानीय कलाकार हैं, हमारे मेहमान कलाकार हैं, यहाँ आकर के इस मंच पर अपनी प्रस्तुति इसका शुभारंभ किया जाता है और उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक कला को अपनी आने वाली पीढ़ी को देने के लिए और अपनी जो पारंपरिक है, इस देवभूमि की जो पारंपरिकता है, उसको जन जन तक पहुँचाने का एक कार्य हो रहा है। और इस वक्त विशेष है, भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजने वाले हैं, तो उनको ही समर्पित ये कार्यक्रम है और उसी की रूपरेखा पर ये सारा आयोजन लगातार हो रहा है विगत 20 वर्षों। संभागीय परिवहन कार्यालय देहरादून ने नियम विरुद्ध नंबर प्लेट लगाने वाले चालकों पर अंकुश लगाने के लिए शहर भर में अभियान चलाया है। इस दौरान 86 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 5 वाहनों को सीज किया गया। आरटीओ सुनील शर्मा के मुताबिक सीएम हेल्पलाइन, समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से कार्यालय को शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि वाहन चालक वाहनों में नंबर प्लेट और व्यवसायिक वाहनों से में पीली नंबर प्लेट की जगह सफेद नंबर प्लेट लगाकर संचालन कर रहे हैं। चेकिंग के लिए 4 टीमें बनाई, जिन्होंने राजपुर रोड, सहस्त्रधारा रोड, सहारनपुर रोड, चक्राता रोड और हरिद्वार रोड पर वाहनों की ताबड़तोड़ चेकिंग की और कमियां मिलने पर गाड़ियों के चालान और उनको सीज करने की कार्रवाई हुई। व्यक्ति जो सरकारी उसमें नहीं है और एक पर्टिकुलर जैसे कि राजस्व से संबंधित, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित और इन्फोर्समेंट से संबंधित जो व्यक्ति इन विभागों से संबंधित नहीं है, वो अपने पदनाम का उपयोग गाड़ी पे आगे लगाने के लिए नहीं कर सकता, वो इल्लीगल है। देहरादून में यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए घंटाघर और परेड मैदान के आसपास 2 किलोमीटर क्षेत्र में बिना जीपीएस वाले सार्वजनिक यात्री वाहनों का संचालन प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने 1 महीने का समय दिया है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि इस क्षेत्र में अब सिर्फ वही यात्री वाहन संचालित होंगे जिनमें जीपीएस लगा होगा। घंटाघर से दिलाराम चौक, सर्वे चौक, बिंदाल पुल, आराघर चौक और सहारनपुर चौक तक ये प्रतिबंध लागू रहेगा। प्राधिकरण के सचिव आरटीओ सुनील शर्मा ने संबंध में बताया कि यातायात सुधार को लेकर बड़े कदम उठाए गए हैं। घंटाघर की परिधि में जीपीएस की शर्त के बाद अब सिटी बस,
निजी बस, टैक्सी, विक्रम, मैक्सी आदि का संचालन केवल उसी सूरत में होगा जब वाहन पर जीपीएस लगा होगा। अंदर हमारी जो योजना है वो 320 बसेस की योजना है, जो कि 10 ट्रंक रूट पे चलेंगे और फीडर रूट पर 520 छोटी गाड़ियां स्टेज कैरेज के माध्यम से चलेंगी, जो हमारी योजना है। और इसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार अपने स्तर से विचार कर रही है। आने वाले दिनों में आपको इस संबंध में क्लियर कट। देहरादून नगर निगम के वार्डों में सफाई व्यवस्था के लिए गठित की गई पार्षद स्वच्छता समिति में घोटाला सामने आया है। सत्यापन में नई पार्षद समितियों की सूची में आधे नाम गायब मिले। इस मामले में कर्मचारियों के वेतन के नाम पर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। देहरादून नगर निगम एक तरफ जहां विकास का दावा करता नहीं थकता, वहीं अब नगर निगम में करोड़ों के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। दरअसल दून नगर निगम के पिछले बोर्ड के कार्यकाल में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए करीब 1000 सफाई कर्मचारियों को पार्षद समिति के जरिए भर्ती किया गया था। हर वार्ड में कम से कम 5 और अधिकतम 16 कर्मचारी रखे गए थे। उन्हें हर महीने 15-15 हजार रुपए का भुगतान वेतन के तौर पर दिया जा रहा था, यानी हर महीने करीब 1.5 करोड़ का भुगतान किया जा रहा था। ऐसे में प्रतिवर्ष करीब 18 करोड़ रुपए के हिसाब से पिछले 5 साल में नगर निगम द्वारा करीब 90 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। बोर्ड भंग होने के बाद नई व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया तो कर्मचारियों के वेतन और पीएफ आदि में गड़बड़ी की शिकायत मिली। इसके बाद सीधे कर्मचारियों के खाते में वेतन ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए जब नगर निगम में समितियों के एक एक कर्मचारी की भौतिक उपस्थिति, आधार कार्ड और बैंक खाता संख्या जुटाए गए तो पता चला कि करीब आधे कर्मचारी नदारद मिले या फिर उनके स्थान पर कोई और अन्य व्यक्ति कार्यकर्ता पाया गया। वहीं नगर आयुक्त का कहना है कि नगर निगम द्वारा सत्यापन कराया जा रहा है। दोषी पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मेरे संज्ञान में भी ये मैटर अखबार से ही आया है कि ये जो भी डेटा प्रस्तुत हुआ है, मुझे अभी आधिकारिक रूप से उनके द्वारा कोई डेटा भी प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी तो उसमें सभी संभव विचार जो भी कार्रवाई होगी वो सभी की जाएगी। प्रशासक महोदय के साथ उसमें विचार विमर्श किया जाएगा। सभी दूसरे पक्ष की भी बात उसमें सुनी जाएगी। उसके उपरांत जो भी कार्रवाई प्रस्तावित करनी होगी वो। दूसरी ओर विपक्ष भी इस मामले में हावी हो गया है और सवाल खड़े कर रहा है। 5 साल घोटाले रहे। पूरे नगर निगम तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा रहा। अब 60 लाख का घोटाला, कहीं 60 करोड़ का घोटाला, कहीं होर्डिंग का घोटाला, कहीं सफाई कर्मियों का स्वच्छकार के नाम पर घोटाला, कहीं मतलब कोई ऐसा पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो घोटालों के अलावा हुआ क्या? पूरा शहर खुदा पड़ा है। आज भी स्मार्ट सिटी के नाम पर 4 मुख्य सड़कें बना दी, बाकी शहर की तमाम आंतरिक सड़कें देखें, गलियां देखें, नालियां देखें, सफाई व्यवस्था देखें, पूरी बिंदाल नदी, पूरी रिस्पना नदी, उसकी जो बस्तियां हैं, तमाम बस्तियों को देख लें, जितनी मनील बस्तियां हैं शहर की उनको देख लें। घोटाले के अलावा हुआ ही नहीं, काम तो हुआ ही नहीं। तो घोटाले के नाम से ही ये नगर निगम, ये 5 वर्ष का कार्यकाल घोटालों का ही जाना जाता है। फिलहाल मामला दून जिलाधिकारी और नगर निगम प्रशासक के संज्ञान में है और इस मामले पर जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी, देहरादून। अब खबर पौड़ी जिले के यमकेश्वर से है, जहां 3 दिवसीय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत जीपीडीपी, वीपीडीपी और विकास लक्ष्यों का न्याय पंचायत स्तर और विकास खंड स्तर पर करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें पंचायत और प्रधान ग्राम पंचायतों के साथ विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण में गढ़वाल ट्रैक ग्रुप के कोषाध्यक्ष प्रभाकर गौड़ ने जीपीडीपी और सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जानकारी दी। वहीं ब्लॉक प्रमुख राणा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, इसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को मदद मिलेगी। ब्लॉक के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण चल रहा है
और मैं इससे जिस तरह से प्रशिक्षण चल रहा है बड़ी जानकारियाँ मिलती हैं पंचायतों के बारे में, हमारे एक्ट के बारे में, और मैं मानता हूँ जनप्रतिनिधियों से जानकारी मिलती है और अपने क्षेत्र में अपने जो अधिकार हैं उनका आप सही से प्रयोग करते हैं। तो मैं सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी जितने भी ट्रेनर आए हैं सबको धन्यवाद करता हूँ। दिनेशपुर के सुंदरपुर गांव से लगातार तेंदुए की पालतू जानवरों को उठाकर ले जाने की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत फॉरेस्ट विभाग से की। वन विभाग के अधिकारी तेंदुए का रेस्क्यू करने सुंदरपुर गांव पहुंचे तो तेंदुआ खेत में ही पाया गया, लेकिन वन विभाग तेंदुए को पकड़ने में नाकामयाब रहे, जिससे ग्रामीण नाखुश है। इस दौरान रेंजर भोला खैरा ने कहा कि तेंदुए की पुष्टि हो चुकी है, जल्द रेस्क्यू कर तेंदुए को वन में छोड़ा जाएगा। हमने फिर एसओ साहब को भी फोन किया, वो भी नहीं आए कोई उस समय। तो फिर वन विभाग की टीम आके फिर भी ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी ड्रोन में भी देखा गया कि बाघ है, और मैंने खुद भी देखा था यहाँ पे अपने घर पे। और हमारा वो एक मुर्गा, एक वो बत्तख भी ले गए, और अपने कुत्ते के ऊपर भी हमला किया था उसने मेरे सामने। फिर हमने टीम को बुलाया, मगर टीम आके कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर आगे इसमें कोई अगर गाँव मामला, ये जंगल के किनारे गांव है, यहाँ एक तेंदुआ भी ड्रोन के द्वारा देखा गया है। ड्रोन से जब लगाया तो देखा गया कि पहले उसके दूसरे खेत में था, गन्ने के खेत में चले गया हो, तो गन्ने के खेत में छुपा है। अभी फिर लगा रहे हैं ड्रोन। उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए रणनीति बनाई जाएगी, जो भी होगा, जैसे पकड़ने का होगा या ट्रैंकुलाइज करने का, जो भी वो फिर अपने सीनियर अफसर को सूचना देने के बाद तभी। हल्द्वानी शहर में सड़क दुर्घटनाओं का सबब बन रहे आवारा गौवंश से निजात दिलाने के लिए गौशाला बनाने की प्रक्रिया जारी है। इसको लेकर डीएम नैनीताल ने काठगोदाम शीश महल में अस्थायी रूप से बनाई जा रही गौशाला का निरीक्षण किया। यह अस्थायी गौशाला फॉरेस्ट की जमीन पर बनाई जा रही है। इस दौरान नगर आयुक्त और नगर स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान डीएम नैनीताल ने कहा कि नगर निगम इस जमीन पर अस्थायी रूप से गौशाला का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, जिसमें शेड, भूसा और पानी की व्यवस्था की जा रही है। का काफ़ी लंबे समय से होमवर्क चल रहा था। शहर में आवारा पशुओं की समस्या है, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवारा पशुओं की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो उसके लिए गौशालाओं का निर्माण करने के लिए एक हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे सभी क्षेत्रों में। उसमें माननीय न्यायालय में भी बीच में एक रिट याचिका दायर हुई थी, और उसके निर्देशों के अनुसार जो स्थायी गौशालाओं का निर्माण होना है उसके पहले तब तक जो भी आवारा पशुओं का एक समस्या का अस्थायी समाधान है, कोई अस्थायी गौशाला संचालित करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। तो ये शीश महल में जो KMVN की लीज है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से, इस लैंड को इसलिए चिन्हित किया गया था कि जब तक हमारी स्थायी गौशाला नहीं निर्मित हो जाती है, अस्थायी रूप से जानवरों को। देहरादून में ई रिक्शा संचालकों ने लाइसेंस को लेकर नगर निगम में नारेबाजी की और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ अपना विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा के लिए जो अलग से लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं उनको हटाया जाए और चौपहिया वाहनों के लाइसेंस को जारी किया जाए। आरटीओ सुनील शर्मा ने इस बात पर कहा कि केंद्रीय सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ई रिक्शा संचालकों के लिए जो गाइडलाइन जारी करी गई है वह फॉलो की जा रही है। कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंतर्गत ये प्रोविजन किया गया है कि जिन लोगों को भी ई रिक्शा चलाना है उन्हें ई रिक्शा का अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ई रिक्शा का संचालन मुख्य सड़क पर होता है या अन्य सड़कों पर होता है तो उसका इंश्योरेंस की वैलिडिटी भी तभी है जबकि प्रॉपर उसके पास लाइसेंस हो। और इसके अलावा जहाँ तक ई रिक्शा के संचालन का सवाल है तो ई रिक्शा के संचालन में वैसे ही हम लोग छूट देते हैं, क्योंकि कोई भी कॉमर्शियल अगर वाहन चल रहा है तो नॉर्मल ई रिक्शा ई वाहन चल रहा है तो उसको 20% की टैक्स में ऑलरेडी सरकार ने छूट दे रखी है। इसके अलावा हम लोग ये भी विचार कर रहे हैं कि जो मेन मार्ग हैं जहाँ पर कि इनका संचालन प्रतिबंधित है उसको ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से कड़ाई से लागू किया जाए। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि हरिद्वार शहर, ऋषिकेश, विकासनगर और देहरादून शहर में अत्यधिक ई रिक्शा हो गए हैं। उसको देखते हुए जैसा कि हल्द्वानी समेत पूरे जिले में कड़ाके की ठंड को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। हल्द्वानी के कैंप ऑफिस में जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने बताया कि जिले में 100 से अधिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है।
नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में इसको लेकर टीम भी लगाई गई है, जो लगातार देखरेख कर रही है कि किन जगहों पर अलाव की जरूरत है और रैन बसेरों को भी पूरी तरह ठीक किया गया है। उन्होंने बताया कि शासन से ठंड से बचाव को लेकर बजट भी आया है, जिसे जिले की सभी तहसीलों को दिया गया है। नगर क्षेत्र में सभी जगह जो हमारी यूएलबीज हैं उनको हमने ईओज को भी और जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया है कि अलाव की पर्याप्त व्यवस्था रखें। लगभग 100 से ज़्यादा स्थानों पर पूरे जनपद में अलाव की व्यवस्था यूएलबीज के माध्यम से करी गई है। इसके अलावा जो बेसहारा लोग हैं, जो फुटपाथ पर या सड़कों पर रहते हैं, उनके लिए रैन बसेरों में भी व्यवस्था कराए जाने के निर्देश दिए हैं। रैन बसेरे भी सभी नगर निकायों के द्वारा संचालित भी कर दिए गए हैं। कंबल इत्यादि खरीदने के लिए भी तहसीलों को हमने धनराशि जो शासन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ग्राम सभा नगला तराई में मनमोहक झांकियों के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा कालापुल रामलीला परिसर से दमगढ़ा नगला और चौड़ा पानी शिव मंदिर तक गई। शोभा यात्रा रामलीला कमेटी के अध्यक्ष दान सिंह धामी के नेतृत्व में निकाली गई। साथ ही अयोध्या के श्री राम मंदिर से आए पूजित अक्षत का भी घर घर वितरण किया गया। वहीं लोगों से 22 जनवरी को अपने अपने घरों में एक महापर्व के रूप में मनाए जाने और दीप प्रज्वलित करके अपील की गई। मुख्यमंत्री धामी का गांव होने के कारण सैकड़ों महिलाओं, बच्चों सहित गणमान्य लोगों ने उत्साह से भाग लिया। कलश यात्रा में जो आज कलश यात्रा का मेन उद्देश्य है, आने वाले 22 जनवरी को जो हमारा अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम गांव में हर मंदिर में, यहाँ पर काले पुल हमारा रामलीला मंच है, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष विगत 23-24 वर्षों से हम रामलीला का आयोजन करते हैं। यहाँ से हम प्रारंभ करके पूरे गांव में घुमाएंगे और सारे हमारे जो आज कलश यात्रा है इसमें सारे गांव की महिलाएं शामिल हो रही हैं, पुरुष भी बड़ा सहयोग कर रहे हैं। हम प्रत्येक यहाँ मंदिर हैं हमारे, पूर्णागिरी मंदिर हो गया, शिवालिक दमगढ़ा हो गया, नगला तराई में शिव मंदिर हो गया, इन मंदिरों में जो अक्षत आए हैं हमारे पूजित अक्षत, इन अक्षतों को हम घर घर पहुँचाएंगे। सुंदरपुर गांव में एक तेंदुए ने खेत में डेरा डाल रखा है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को खदेड़ा, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ वहीं पर जमा हुआ है। वहीं रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा वरिष्ठ भाजपा नेता अमित नारंग के साथ गांव पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने वन विभाग के आला अधिकारियों से बात कर तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़कर जंगल में छोड़ने को कहा। 4-5 दिनों से ये हमलावर है, किसी को अभी हताहत नहीं हुआ। अभी बत्तख, मुर्गी, कुत्ते इसी के ऊपर उनकी नज़र है, बाकी रह रहे हैं। लोग बहुत डरे हुए हैं, घर से निकलना भी दुश्वार हो रहा है। कल पकड़ने की कोशिश भी की हुई थी, लेकिन इसमें कामयाब नहीं रह पाए। तेंदुआ को कल भगाया गया था, तो रात को फिर से करीबन 9:30-10 बजे फिर से दोबारा देखा गया था। हमारे यहाँ पर मैं अभी आया है, मेरी जानकारी में आई है कि पिछले कुछ दिनों से तेंदुआ यहाँ पर घूम रहा है। घरों के आसपास खेत में देखा गया है। मैंने तुरंत यहाँ के डीएफओ हिमांशु, यहाँ के माननीय जिलाधिकारी उदयराज जी और हमारे जो सचिव हैं फॉरेस्ट के, उनसे और माननीय मंत्री वन मंत्री सुबोध उनियाल जी से उनसे वार्ता की है। यहाँ से परमिशन भेज दी गई है डीएफओ के द्वारा। मेरे कहने के बाद उन्होंने परमिशन की जो है अनुमति के लिए एप्लीकेशन भेज दी है और वहाँ जो चीफ जो वाइल्ड अफसर है